गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी सबसे पहले पढ़िए। वर्नर उपसह संयोजक सिद्धांत पढ़ना आवश्यक पहले इसलिए है, वर्नर ही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हमको बताना शुरू किया। वर्नर ने अपने सामान्य प्रयोगों द्वारा डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी किया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हमको बहुत सारी बातें बताई। इसीलिए वर्नर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का फादर कहा जाता है। वर्नर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनक हैं। वर्नर ने विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स पर स्टडी किया और उन कंपाउंड्स को प्रिपेयर भी किया लैब में। वर्नर क्या कहना चाहते थे उसको उन्होंने अपने 4-5 पॉइंट्स में बताया। एक एक करके मैं लिखा रहा हूं, समझते जाए। देखिए, वर्नर का पहला पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें जो मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, उसके पास दो तरीके की वैलेंसी अवेलेबल है। एवरी central metal atom in the complex has two type of valencies। मतलब प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु के पास दो प्रकार की संयोजकताएं उपस्थित होती हैं। उपस्थित होती। दूसरा पॉइंट है, सेंट्रल मेटल एटम has tendency to satisfy its both the valencies। केंद्रीय धातु परमाणु दोनों ही प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। अब ये दोनों संयोजकताएं कौन कौन सी? नंबर पहली, प्राइमरी वैलेंसी, और नंबर दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है, हिंदी में प्राथमिक संयोजकता, और सेकेंडरी वैलेंसी को
द्वितीयक संयुक्त। कहने का मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, उसके पास दो तरीके की वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। और सेंट्रल मेटल एटम दोनों ही तरीके की वैलेंसीज को सेटिस्फाई रखेगा, प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को। साइंटिस्ट ने, वर्नर ने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में कुछ बातें हम लोगों को समझाई। क्या समझाई? देखिए, नंबर पहला, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसे आयोनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल। मतलब इसका आयनन हो सकता, आयनित संयोजकता है, इसका आयनन हो सकता, और ये अनआयन संयोजक, इसका आयनन। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, आसानी से आयनित हो सकती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, आसानी से आयनित नहीं हो सकती। बेटा, सेकंड बात इसने बताई कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाती है। अच्छा, द्वितीयक वैलेंसी क्या दिखाती है? रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब ये ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित कर रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीकरण संख्या। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या दिखा रही है? ऑक्सीकरण संख्या। हिंदी लिख के दे रहा हूं उसको, ऑक्सीकरण संख्या। वैसे तो ये सामान्य सी हिंदी है, इसमें कोई बात नहीं, अधिकतर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ही कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय अंक, समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट। अब ऊपर मैंने बता दिया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है, आयनित हो सकती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो अनायनित संयोजकता है, इसलिए समन्वय अंक चेंज नहीं हो सकता। तो चलिए अगले पेज में इसको लिखता हूं। तीसरी बात, प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करती है। अतः परिवर्तनीय संयोजकता है। प्राइमरी वैलेंसी represents oxidation state, thus
इज ए चेंजेबल वैलेंसी। ये परिवर्तन, इसमें परिवर्तन आ सकता, सॉरी ये भी थर्ड है। द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता समन्वय अंक को प्रदर्शित करती है। अतः अपरिवर्तनीय संयोजकता है। सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, CN लिख के दे रहा हूं, 10 इज फिक्स्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। चौथा, प्राथमिक संयोजकता सिर्फ एनायंस, मतलब ऋणावेशित एनायंस द्वारा संतुष्ट होती है। प्राइमरी वैलेंसी can only be satisfied by anions। अच्छा, इसमें द्वितीयक संयोजकता एनायंस या न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल मतलब उदासी, किसी के साथ भी संतुष्ट हो सकती है। सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी satisfied by anions और न्यूट्रल स्पीसीज। एनायंस से भी सेटिस्फाई हो सकती है और न्यूट्रल स्पीसीज से भी सेटिस्फाई हो सकती है। और पांचवा के प्राथमिक संयोजकता को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाएगा।
और द्वितीयक संयोजकता को सॉलिड लाइन से प्रदर्शित किया जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी is represented by dotted line और सेकेंडरी वैलेंसी is represented by solid lines। इतनी बातें वर्नर ने बताई, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख दिए जिससे कि आप लोगों को समस्या ना हो बेटे। वर्नर ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पर अपनी स्टडी की। कोबाल्ट अमोनिया एक कॉमन कॉम्प्लेक्स है जिन पर उसकी स्टडी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स की स्टडी हम लोग पढ़ते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, CO NH3 Cl3, इसका एक एग्जांपल कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स। अब इस कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स पे उन्होंने पहली स्टडी ये की कि जब हम इसमें AgNO3 विलयन मिलाते हैं तो 3 मोल AgCl अवक्षेपित हो जाता, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि 3 क्लोरीन प्राथमिक संयोजकता को धारण कर रहे हैं या 3 क्लोरीन प्राथमिक संयोजकता के पास। अंग्रेजी वाले बच्चे समझें, साइंटिस्ट ये कहना चाहता है कि AgNO3 सॉल्यूशन डालने पर 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो गए, इसलिए तीनों क्लोरीन आयनाइजेबल हैं और आयनाइजेबल हैं तो ब्रैकेट के बाहर। तो चलिए मैं बना के दिखाता हूं। CO NH3 Cl3। इसने वर्नर ने इसकी कंडक्टिविटी भी निकाली और ये प्रूफ किया कि यह बात सही है, क्योंकि इसकी अगर आप कंडक्टिविटी निकालोगे तो आपको 4 आयन मिलेंगे, 3 तो क्लोराइड आयन और 1 कॉम्प्लेक्स आयन। तो वैज्ञानिक ने ये प्रूफ कर दिया, इस साइंटिस्ट ने ये प्रूफ कर दिया कि तीनों क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर लिखे जाए। इसको उसने बना के दिखाया। एक्चुअली सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में वर्नर ने ये बात कही थी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पोजीशन इन द स्पेस डायरेक्टेड है। सेकेंडरी वैलेंसी का एक निश्चित प्लेस है, एक निश्चित जगह है जहां पर जिस डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड। कहने का मतलब अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का मालूम चल जाए तो हम उस कंपाउंड की ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जैसे कि कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स में है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा?
क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। अष्टफल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जरा बना के देखिए। ये कोबाल्ट है, इसके साथ अमोनिया, सॉलिड लाइन से फिक्स्ड पोजीशन इन द स्पेस, ऑक्टाहेड्रल दिशा में लगे हुए हों, ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति अष्टफल की ज्यामिति को धारण करेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड वैलेंसी। देखिए जरा ध्यान से, क्या ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है? बिल्कुल। आप जरा ध्यान दीजिए, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स तो यहां लगते। अच्छा, 3 क्लोराइड आयन कहां पर प्रेजेंट होंगे? बेटा थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं, क्योंकि डॉटेड लाइन सेम हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर रहा हूं। जो 3 क्लोराइड आयन है वो डॉटेड लाइन से, मतलब प्राइमरी वैलेंसी को दिखाएंगे, ये इस तरीके से लगे, और ये आयनाइजेबल। मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको एक्वस मीडियम में आयनाइज कराना चाहूं तो मुझे मिलेगा CONH3 का होल 6 पर 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl निगेटिव, और यही कारण है कि ये 3 क्लोराइड आयन फ्री प्रेजेंट हैं, इसलिए मुझे 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है भैया। नेक्स्ट, साइंटिस्ट ने इसी से और भी कॉम्प्लेक्सेस बनाए, और एक कॉम्प्लेक्स उन्होंने ऐसा देखा कि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हो गई, और उस सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के कारण कुछ इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। वो ये कहते हैं कि CO NH3 होल 5 Cl और 2 क्लोराइड आयन बाहर। अगर मैं इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन मिलाऊं तो 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता। ठीक है, 2 क्लोराइड आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं, तो 2 AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स की बात करूं और इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो 6 है। ये वाला कॉम्प्लेक्स, यहां नहीं, कॉम्प्लेक्स तो यही बना ना, वो तो कोबाल्ट अमोनिया का एक एग्जांपल लिया था, कॉम्प्लेक्स तो यही बना नीचे वाला। तो अगर यहां पे मैं देखूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो कभी चेंज होता नहीं। अभी अभी हमने सेकेंडरी वैलेंसी में पढ़ा कि सेकेंडरी वैलेंसी, ऊपर आ जाओ, क्या लिखा मैंने, रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखाया कि सेकेंडरी वैलेंसी विच रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं हो सकती। प्राइमरी वैलेंसी चेंज हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए, तो यहां पर उसने कहा कि अगर एक क्लोरीन अंदर ले आऊं और एक अमोनिया बाहर ले जाऊं, तो अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऊपर लिखवाया आपको कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ एनायंस चाहिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं सेटिस्फाई कर सकता। न्यूट्रल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन प्राइमरी को नहीं कर सकता। और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी
कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या सेकेंडरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है? जी हाँ, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी को न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायन कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे क्लोरीन दोहरा काम कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, डुअल फंक्शन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे क्लोरीन। क्योंकि कोबाल्ट का +3 की स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही होगा, वो तो चेंज हो नहीं सकता। तो जरा इधर ध्यान से देखिए, जब हमने इसको बनाया तो ये कोबाल्ट है, 5 अमोनिया इस तरीके से लगे हुए हैं, और बेटे एक क्लोराइड इस तरीके से लगा है। क्या मतलब? डॉटेड लाइन भी सॉलिड लाइन भी? जी हाँ, डॉटेड भी सॉलिड भी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, 2 क्लोराइड कहाँ है? जहां थे वहीं अवेलेबल, वो तो आयनाइज हो ही रहे हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही। तो क्या ये तीसरा वाला क्लोराइड आयन आयनाइज होगा? नहीं, अब ये आयनाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइज नहीं। तो एक कॉम्प्लेक्स ये भी बन सकता है CONH3 5Cl और बाहर 2 ही क्लोरीन रह जाए। अच्छा, और भी बन सकता है क्या? जी हाँ, एक कॉम्प्लेक्स और बन सकता है, ध्यान दीजिए। एक क्लोरीन और एक अमोनिया को प्रतिस्थापित कर सकता है। जरा कराइए। तो कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे बन जाएगा, CONH3 का होल 4 Cl2, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये Cl2 अंदर आएगा, ब्रैकेट बाहर जाएगा बेटा, ब्रैकेट बाहर जाएगा और Cl2 अंदर आ जाएगा। अब बाहर कितने क्लोरीन बचे? एक ही क्लोरीन बचा। इसका मतलब अब अगर आप AgNO3 का विलयन डालोगे तो सिर्फ 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो। तो अगर सिर्फ 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा तो इस चीज को समझना आवश्यक है कि यहाँ पर मोबिलिटी और कम हो गई, कंडक्टिविटी और कम हो। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने थे पहले वाले में? दोबारा देखिए, नंबर ऑफ आयंस पहले वाले में कितने थे? टोटल 4, 3 क्लोराइड आयन, 1 कॉम्प्लेक्स आयन। यहां पर अगर मैं कहूं नंबर ऑफ आयंस कितने थे तो क्या हो जाएगा बताइए? टोटल 2 क्लोराइड आयन और 1 कॉम्प्लेक्स आयन, टोटल नंबर ऑफ आयंस थे 3। अच्छा, यहां पे अगर मैं कहूं कि इसको आयनाइज कराऊंगा तो आयनाइज होगा ये CONH3 का होल 4 Cl2 पॉजिटिव Cl निगेटिव। तो यहां अगर मैं नंबर ऑफ आयंस कहूं कि कितने आयंस थे तो टोटल आपके पास 2 ही आयंस थे। तो लगातार मोबिलिटी तो कंडक्टिविटी मोबिलिटी कम होती चली जा रही, नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं, कंडक्टिविटी भी कम। अच्छा, इसमें 2 क्लोराइड आयन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे? बिल्कुल 100% सेटिस्फाई करेंगे। कैसे बनेगा? बना लीजिए। ये कोबाल्ट है, 2 क्लोराइड आयन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए वो सॉलिड लाइन से भी लगे और डॉटेड लाइन से।
और बाद बाकी इसके साथ क्या लगे हैं, अमोनिया लगे हुए, कितने, 4। वो प्योर सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वहां शुद्ध द्वितीयक वैलेंसी। ठीक है, और एक क्लोराइड आयन कहाँ है, एक क्लोराइड आयन अभी प्योर प्राइमरी वैलेंसी के पास, इसलिए वो एक क्लोराइड आयन क्या हो रहा है, आयनाइज हो गया। वर्नर ये कह रहा है कि इस प्रकार कंडक्टिविटी भी चेंज हो रही है और ये कलर भी चेंज कर रहे हैं आपस में। क्या मतलब, CONH3 होल 6 Cl3, CONH3 होल 5 Cl, CONH3 होल 4 Cl2, ये तीनों का कलर भी डिफरेंट है। इसी के साथ साथ CONH3 होल 4 Cl2 जो है वो 2 प्रकार का पाया जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए। पहला हमने कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स जो बनाया वो है CONH3 होल 5 Cl3, सॉरी होल 6 Cl3। दूसरा हमने बनाया CONH3 होल 5 Cl2। तीसरा हमने बनाया CONH3 होल 4 Cl2Cl, लेकिन वो कहता है ये एक नहीं है, ये 2 प्रकार के। आज हमको मालूम है इसके दोनों प्रकार में, एक है सिस और एक है ट्रांस। मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये जो CO है इसके मैंने बताया ना 2 प्रकार, ये 2 टाइप का पाया जाता। मैं बना के दिखाता हूं। ये जो हमने एक बनाया जिसमें दोनों अमोनिया, सॉरी दोनों क्लोरीन एक दूसरे के 180 डिग्री अवेलेबल है, ये ट्रांस कहलाता है। और 4 तो ये ऑक्टाइडल ज्योमेट्री होगी, और 4 ये बेटा अमोनिया अवेलेबल। ये ट्रांस रूप कहलाता है, आप आज जानते हो। और ये जो हम एक और बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये क्लोराइड है जो दोनों तरीके की वैलेंस सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी क्लोराइड है। तो जब क्लोराइड दोनों अगल बगल लगे हैं तो इसको हम कहेंगे सिस फॉर्म, और जब ये क्लोराइड एक दूसरे के 180 डिग्री पे लगे हुए हैं तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। साइंटिस्ट इन सबके लिए अलग अलग कलर बता रहे हैं। साइंटिस्ट कह रहा है कि इन सब का जो रंग है वो भिन्न भिन्न है, ये अलग अलग कलर भी रखते हैं। देखो, CONH3 होल 6 Cl3 के लिए कलर दे रखा है बेटा येलो। NH3 5Cl के लिए जो कलर दे रखा है वो पर्पल है। और यहां पर एक ग्रीन कलर का है और एक वायलेट कलर का है, एक ग्रीन कलर का है और एक वायलेट, वायलेट कलर।
अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो नंबर ऑफ आयंस देखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ आयंस किसमें कितने हैं, ध्यान से देखिए। यहां नंबर ऑफ आयंस है 4, यहां नंबर ऑफ आयंस है 3, और यहां नंबर ऑफ आयंस है। तो अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, हिंदी में कहते हैं चालकता, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो चालकता है वो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, इसको मान लेता हूं बेटा ए, इसको मान लेता हूं बी, और इनमें से कोई भी इसको सी मान। तो अगर मैं चालकता या कंडक्टिविटी की बात करूं तो नंबर ऑफ आयंस ए में सबसे ज्यादा है तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर कंडक्टिविटी बी की पाई जाएगी, और फिर कंडक्टिविटी सी की पाई जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड की बात करूं, कितना अवक्षेप, कितने AgCl प्रेसिपिटेट हुए, तो ए वाले में 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, ए वाले कॉम्प्लेक्स। बी वाले कॉम्प्लेक्स में 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेशन के बाहर, और सी वाले में 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि 1 जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। तो साइंटिस्ट ने बताया कि ये अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं जो कि अलग अलग बिहेवियर प्रदर्शित कर। एक बिहेवियर मैंने आपको कलर का बता दिया, एक बिहेवियर मैंने आपको कंडक्टिविटी का बता दिया, एक बिहेवियर मैंने आपको AgCl के प्रेसिपिटेशन का बता दिया। तो वैज्ञानिक वर्नर ने पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में इतनी सारी बातें समझाई। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिक वर्नर, जो वर्नर था वो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी निकाला। बेटे 1883 के बाद से 1910 तक वर्नर का काल है, मतलब वर्नर ने उस टाइम पीरियड में काम किया। वर्नर जो है स्विट्जरलैंड में डॉक्टर थे, जिन्होंने, मतलब डॉक्टर नहीं, डॉक्टरेट, डॉक्टर मत कहो, डॉक्टरेट किया था उन्होंने, और प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बहुत अच्छी स्टडी की, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बार बार मैं एक बात कहूंगा कि जनरल एक्सपेरिमेंट्स से बहुत कुछ चीजें बताई। जनरल एक्सपेरिमेंट्स करते थे और उसके आधार पर वो जो है उन्होंने काफी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमको जानकारियां दी। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आप ही कहते हो, ये नॉर्मल कंपाउंड से मिलकर बनी है। मतलब नॉर्मल जो मैंने कहा ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, एक एडिशन कंपाउंड। 2 सिंपल साल्ट जब आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर, 2 सिंपल साल्ट जब आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं। इस बात को समझिए। इसीलिए चूंकि सबसे पहले वर्नर ही इन सब के बारे में हमको इतनी सारी बातें समझा पाए, इसीलिए वर्नर को हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। मैं कहीं लिख देता हूं, 2-3 बार मैं इस बात को बोल चुका हूं, मैं यहां कहीं लिख देता हूं। वर्नर इज नोन एज, ये डॉक्टरेट थे, PhD की थी इन्होंने स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक नाम की एक जगह है जहां ये प्रोफेसर भी थे। वर्नर इज नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। He was the first to introduce us with the coordination compound. ये वो पहला व्यक्ति था जिसने हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ परिचय कराया।
ये बेटे मैंने वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी आज आपको समझाई। नेक्स्ट टॉपिक मैं IUPAC नोमेनकल्चर शुरू करूँ। ठीक है, आज का ये टॉपिक यही स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट शुरू करेंगे IUPAC नोमेनकल्चर।